शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जब पश्चिमी देश खाना बदोशी की जिंदगी बिता रहे थे, उस समय हिमालय के तराई में स्थित भारतवर्ष के उत्तरी मैदानी भाग में लोकतंत्रीय व्यवस्था आबाद थी, जिसमें शाक्य और कोलीय नाम के 2 जनपद प्रमुख थे। यह सर्वविदित है कि भगवान गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, जिन्होंने परिस्थितिवश गृह त्याग किया व बाद में मानवता के तारनहार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी शाक्य जनपद का पड़ोसी जनपद कोलीय था, जिसकी राजधानी रामग्राम नाम का एक विशाल नगर था। इतिहासकारों का अध्ययन बताता है कि रामग्राम नाम का नगर बनारस के राजा राम ने बसाया था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर हिमालय के तराई भाग में अपने इलाज हेतु प्रवास कर रहे थे। उस समय यह पूरा क्षेत्र कोल वृक्ष यानी कि जामुन के वृक्षों से आच्छादित था। कुष्ठ रोग के उपचार में संभवतः कोल वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान था। कोल क्षेत्र में बसने के कारण राजा राम के वंशज आगे चलकर कोलीय ही कहलाए। यही कोलीय भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनारा में भगवान का धातु चैत्य मांगने के लिए गए और उन्होंने कहा, भगवापि खत्यो मयपि खत्या मयपि अर्हाम भगवतो शरीरानाम भागम। अर्थात भगवान क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें भी भगवान के अस्थि का अवशेष मिलना चाहिए। उन्हें भगवान के अस्थियों का 1/8 हिस्सा मिला और उन्होंने उस अवशेष पर अपनी राजधानी रामग्राम में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया, जो कालांतर में एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। स्तूप के रक्षा का दायित्व कोलियों ने लिया, जिनको बाद में नागवंशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान के 1/7 अस्थि अवशेषों को सम्राट अशोक ने खुदवाकर उन पर सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में अनेक स्तूप बनाए, किंतु रामग्राम स्तूप के 1/8 अवशेष को वह प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार रामग्राम के स्तूप की महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
अभी हम रामग्राम तीर्थ के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। कभी भगवान गौतम बुद्ध के समय या जिस समय महायान संप्रदाय प्रारंभ हुआ, उस समय यहाँ पर एक भव्य द्वार रहा करता रहा होगा। इसी पुष्करणी में स्नान करके तीर्थयात्री इस द्वार से इस तीर्थ के अंदर प्रवेश करते रहे होंगे। ये सारी ईंटें ये उसी प्रवेश द्वार के अवशेष हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी ईंटें ये जो आप यहाँ पे इस समय देख रहे हैं, यदि इनकी थोड़ी सफाई करके और इनको निकाली जाए तो ये सब कुषाण काल से पहले की भी ईंटें आपको दिखाई देंगी। और ये दूर तक चली गई हैं। ये तकरीबन कई मीटर का जो दायरा है यहाँ का, चूँकि यहाँ पर प्रवेश द्वार रहा होगा और वो काफ़ी भव्य रहा होगा, तो ये ईंटें इस बात के गवाह हैं कि निश्चित ही वो प्रवेश द्वार काफ़ी भव्य रहा होगा। और यहाँ से इस महातीर्थ की जो बाउंड्री है, अगर इसी को लेकर के हम दाहिने और बाएं जाएं तो इस महातीर्थ की बाउंड्री जो कि लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा क्षेत्र लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत था, जहां कभी कोली गणराज्य अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित था। महाराजगंज जनपद के चौक थाने से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में नाथनगर गांव के पास जंगल में वह राम का पवित्र स्तूप आज भी स्थित है, जिसमें भगवान बुद्ध के 1/8 अस्थि अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। इस स्तूप के चारों ओर 7 की संख्या में सुंदर पुष्करणियां आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। स्तूप के प्रवेश द्वार के अवशेष आज भी जमीन पर बिखरी हुई ईंटों के रूप में देखे जा सकते हैं। हाँ, अभी हम रामग्राम के महत्वपूर्ण स्तूप पर पहुंच आए हैं। यही वो रामग्राम का महत्वपूर्ण स्तूप है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के 1/8 अस्थि अवशेष के ऊपर यह निर्मित किया गया था। ये वही स्थल है। यहाँ कभी सम्राट अशोक आया होगा और इस स्थल पर आकर के, और ये जो महत्वपूर्ण स्तूप है, इस स्तूप से उसने भगवान गौतम बुद्ध के जो 1/8 अस्थि के अवशेष थे उनको ले जाने का उसने प्रयास किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो उस समय रक्षक थे नागवंशी, उन्होंने अशोक से अभ्यर्थना की कि कृपया इसे यहाँ से मत ले जाएं। यह जो महत्वपूर्ण और काफ़ी विशाल स्तूप है, इसी जंगल से हाथी आते थे और बाघ आते थे और इस स्तूप की प्रदक्षिणा करते थे। सम्राट अशोक ने उसे अपनी आंखों से देखा और इसे देखने के पश्चात उसने यहाँ से उन अस्थियों को न ले जाने का निर्णय लिया। और इस तरह से यह जो स्तूप है वो इतना महत्वपूर्ण स्तूप है कि इसकी तुलना अन्य किसी स्तूप से नहीं की जा सकती। सम्राट अशोक ने अन्य स्तूपों से जो रेलिक्स निकाले थे उसके उसने छोटे छोटे हिस्से करके और उस पर हजारों स्तूपों की उसने रचना की थी। लेकिन यहाँ का स्तूप ऐसा है जो कि पूज्य है और जहाँ पर अभी भी भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष इसी स्तूप में दबे हो सकते हैं। यहाँ के बारे में एक बात हम और बता दें, यह जो स्थल है वो स्थल कभी बाढ़ प्रभावित था और यहाँ पर हर साल काफ़ी बाढ़ आती थी और भयंकर बाढ़ आती थी। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके यह जो स्तूप है, इस स्तूप के ऊपर चारों तरफ मिट्टी जमती चली गई और कभी ये स्तूप 100 फीट ऊंचा रहा होगा जिस समय इसे बनाया गया और कुषाणों के काल में इसे ईंटों से निर्मित किया गया। लेकिन
इस समय इसकी जो ऊंचाई है मुश्किल से 30-35 फीट दिखाई दे रही है, लेकिन यदि इसके चारों तरफ का यह जो हिस्सा है उस हिस्से को यदि इसकी सफाई करवा दी जाए और इसका उत्खनन कराया जाए तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा स्तूप सामने आ जाए। इस स्तूप की एक प्रति ओरिजिनल स्तूप की एक प्रस्तर खंड पर उसे उकेरा गया है, वो सारनाथ के स्तूप में अभी भी उपस्थित है। उससे यह जो स्तूप है इसकी वास्तु मिल सकती है और इस तरह से इसके नीचे का जो भूभाग है, ये स्तूप के नीचे का जो हिस्सा है उस हिस्से का उससे मिलान करके और बड़ी आसानी के साथ इसकी पहचान की जा सकती है। आप यहाँ पर ये जो शिवलिंग के आकार का प्रस्तर देख रहे हैं, इस प्रस्तर को शिवलिंग मान करके और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वे इसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यह प्रस्तर, इसमें कोई अर्घा नहीं है, पानी निकलने के लिए कोई स्थान नहीं है, और जब हम इसको जैसे जैसे नीचे की तरफ खोदते चले जाते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। और हमारा ऐसा मानना है कि ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह इस स्तूप का आधार स्तंभ है, और जैसे जैसे ये नीचे गया होगा वैसे वैसे ही इसकी चौड़ाई बढ़ती चली गई होगी। तो ये स्तूप का आधार स्तंभ है और अति महत्वपूर्ण है। अभी हम रामग्राम स्तूप के इस महत्वपूर्ण स्थल पे इसकी हारिमिका में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो प्रस्तर खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रस्तर खंड पहले उन्होंने इस पूरे के पूरे हारिमिका को ढक रखा रहा होगा, लेकिन वर्तमान में ये खंडित होकर के और इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं रही होंगी। भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित भी अवशेष रहे होंगे, और शायद पता नहीं अब यहाँ पर हैं कि नहीं है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो अस्थियां हैं वो तो निश्चित रूप से सुरक्षित होंगी, इसलिए कि बाहर वालों की रुचि अस्थियों में नहीं होती है बल्कि मूल्यवान वस्तुओं में होती है। और हमारा ऐसा मानना है कि यदि इसका उत्खनन किया जाए तो भगवान गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण अस्थियां, पवित्र अस्थियां यहाँ से हमको उपलब्ध हो सकेंगी।
कभी यह स्तूप अति महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन आज वर्षों से, हजारों वर्षों से ये उपेक्षा का शिकार है। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि इस स्तूप के ऊपर कई वृक्ष न केवल जमाए हैं, बल्कि वो काफ़ी लंबे चौड़े होकर के और यहाँ पर स्थित हैं। यदि यही स्थिति रही तो कुछ दिनों पश्चात शायद ही इस स्तूप का अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिले। जैसा पहले हमने आपको बताया था कि ये स्तूप जिस समय बनाया गया उस समय इसकी ऊंचाई 100 फीट की थी, लेकिन वर्तमान में मुश्किल से 35-40 फीट इसकी ऊंचाई बची है। आप भी अभी इस ऊंचाई का दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में इस स्तूप की ऊंचाई 100 फीट थी, लेकिन अभी यह स्तूप लगभग 35-40 फीट की ऊंचाई का इस समय सुरक्षित रह गया है। बहुत सारे इसके भूभाग बाढ़ में आई हुई मिट्टियों के कारण जमीन में दब गए हैं। ऊपर भी काफ़ी ये अस्त व्यस्त हुआ है। अभी ईंटों से बने हुए इस स्तूप की हम एक परिक्रमा कर रहे हैं, और यह जो परिक्रमा पथ है वो लगभग अभी भी 300 मीटर के आसपास है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्तूप कितना विशाल है। अभी इस स्तूप पर कई मोटे मोटे वृक्ष जमाए हैं जो कि इसी स्तूप को फोड़ करके निकले हैं। ये इनकी संख्या 2-4 नहीं है, दर्जनों की संख्या में है, और इससे इस स्तूप का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ रहा है। अगर समय रहते इस पे अंकुश ना लगाया गया तो शायद ही इस स्तूप के अवशेष सुरक्षित रह पाए। अभी लोग इस स्थान पर आते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। यहीं स्तूप की ईंटों को लेते हैं, उससे चूल्हे बनाते हैं, और उसके ऊपर वे रोट का सामान तैयार करते हैं। उसको फिर इसी स्तूप पे चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इससे ये जो पुरातात्विक महत्व की महत्वपूर्ण ईंटें हैं वे किस हाल में हैं, आप इसे अब देख सकते हैं। स्तूप से लगभग 30-35 मीटर की दूरी पर पुष्करणी के बगल में यह स्थल आप देख रहे हैं। इसका पूरा जो नीचे का भाग है उस पर अभी भी आप ईंटें देख सकते हैं। कभी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्माण रहा होगा, और जब कभी इस स्थान पर कोलीय सम्राट आते रहे होंगे तो शायद वे इन्हीं स्थानों पर अपने वस्त्रों को बदलते रहे होंगे या पूजा अर्चना करते रहे होंगे। ये तभी मालूम हो सकता है जब इसके बारे में पुरातत्व से संबंधित जो विभाग है वहाँ के लोग आए और इसे खोज करके, इसका उत्खनन करके और इसकी जो कहानी है उसको प्रकाश में लाएं। स्तूप के पूर्व दिशा में 3 टीलों के रूप में बौद्ध विहारों के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। इन विहारों में बौद्ध भिक्षु विहार करते रहे होंगे और ये बौद्ध विहार भी पक्की ईंटों से
बनाए गए रहे होंगे, क्योंकि इनके अवशेष आज भी उसी प्रकार दिखाई देते हैं। इस महत्वपूर्ण स्तूप के सामने मोनेस्ट्री के 3 विशाल खंडहर हैं। हम इस समय पहले खंडहर पे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मोनेस्ट्री, ये जो मोनेस्ट्री का खंडहर है, ये कभी ईंटों का बना रहा होगा और इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं वे विहार करते रहे होंगे। इन्हीं टीलों पर से भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति सहित दशावतार की एक विशाल प्रतिमा मिली थी, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके गांव वाले अपने यहाँ उनको पूछते थे। एसपी विजय कुमार जी ने उनको सबको एकत्रित करवाया था और ये आज डिग्री कॉलेज महाराजगंज JLNSPG कॉलेज के हॉल में सुरक्षित है। उसे हम बाद में देखेंगे। इस प्रकार इस भव्य स्तूप व आसपास फैले हुए अनेक टीलों, धरती में भवनों के अवशेष के रूप में बिखरे हुए कुषाण कालीन ईंटों, पुष्करणियों और पूरे क्षेत्र में जामुन के वृक्षों की उपस्थिति को देखकर यह स्वाभाविक रूप से आभास होता है कि महाराजगंज जनपद में स्थित यह क्षेत्र निश्चित ही कोलीय जनपद रामग्राम है और भगवान का पवित्र धातु चैत्य स्तूप यही कन्हैया बाबा का थान है। इसके विषय में अंतिम प्रमाण तो तभी दिया जा सकता है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन स्थलों का उत्खनन कार्य संपादित कराकर वास्तविकता को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेगा। तब महाराजगंज जनपद का हर निवासी गर्व से कहेगा कि महाराजगंज की धरती विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती है और वे भगवान बुद्ध के वंशज हैं। नमो बुद्धाय।